नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में जर्मनी एकीकरण और जर्मनी एकीकरण में बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति के बारे में, इसके अलावा बिस्मार्क द्वारा विदेशों से मित्रता, इसके साथ ही श्लेस्विग होल्स्टीन समस्या, डेनमार्क से युद्ध, ऑस्ट्रिया से युद्ध और प्राग की संधि, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति क्या है? ये बिस्मार्क की सैन्य शक्ति के आधार पर प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। बिस्मार्क चांसलर बनने के बाद जब 22 सितंबर 1862 को उसे प्रशा का चांसलर बनाया गया बिस्मार्क को, तो प्रशा की सैन्य शक्ति के आधार पर उसके ही नेतृत्व में, प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। चांसलर बनने के बाद उसका एकमात्र लक्ष्य ऑस्ट्रिया को हराना और हरा करके जर्मनी के एकीकरण के मार्ग को निष्कंटक बनाना था। इसलिए उसने प्रशा की सैन्य शक्ति के पुनर्गठन का कार्य जारी रखा। बिस्मार्क ने संसद के विरोधी पक्ष में समझौता करने का प्रयास किया, किंतु संसद अपनी जिद पर अड़ी रही। बजट संबंधी एक समिति में 1862 में ही उसने उदारवादियों के सिद्धांत का खंडन करते हुए अपनी नीति को इस प्रकार स्पष्ट किया: जर्मनी का ध्यान प्रशा के उदारवाद की ओर नहीं है, वरन इसकी शक्ति पर लगा हुआ है। प्रशा को अनुकूल अवसर आने तक अपनी शक्ति को सुरक्षित रखना है। हम पहले कई बार इस प्रकार के अवसर खो चुके हैं। हमारे समय की महान समस्याएं भाषणों और बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं, बल्कि रक्त और लोहे के द्वारा ही सुलझ सकती है। 1848-49 में हमने ये सबसे बड़ी भूल की थी। बिस्मार्क की इस नीति के संबंधित स्पष्टीकरण का अर्थ यही था कि प्रशा के भविष्य का निर्माण सेना द्वारा होगा, न कि संसद के द्वारा। जर्मन साम्राज्य भाषणों अथवा बहुमत के प्रस्तावों पर खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि तलवार का प्रयोग कर रक्त की सुदृढ़ नीति पर ही खड़ा किया जा सकता है। ये बिस्मार्क की नीति कहती है। उस समय उदारवादियों ने और उसके विरोधियों ने बिस्मार्क की इस नीति की आलोचना की, लेकिन बिस्मार्क जानता था कि यदि उसकी जर्मनी एकीकरण की नीति सफल हो गई तो जर्मन जनता उसकी अनुदारता को भूल जाएगी। अब बिस्मार्क और संसद के बीच भी लड़ाई ठन गई। निम्न सदन से बजट स्वीकार करना बहुत कठिन कार्य था। बिस्मार्क ने इसका रास्ता भी खोज लिया। उसने निम्न सदन की अवहेलना करके उच्च सदन से बजट पास करवा लिया और सैनिक सुधारों के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त कर ली। 1862 से 1866 वह इसी प्रकार उच्च सदन में बजट पास करवाता रहा, लेकिन बिस्मार्क का ये कार्य असंवैधानिक था। किंतु राष्ट्रहितों को सर्वोपरि मानते हुए उसे विधान की कोई परवाह नहीं की और 1863 में उसने कहा था कि प्रशा के राजतंत्र का लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वह अभी संसदीय शासन पद्धति के अंतर्गत एक खिलौना बनने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मार्क अपने आप को केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी समझता था, लेकिन स्वयं सम्राट भी कभी कभी उसकी स्वेच्छाचारी नीति से घबरा उठता था। किंतु बिस्मार्क उसको समझाकर अपनी कार्रवाई पर स्वीकृति प्राप्त कर लेता था। यद्यपि बिस्मार्क को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु बड़े ही धैर्य और साहस लगन के साथ आगे बढ़ता गया। उसने प्रशा की सेना का पुनर्गठन कर उसे यूरोप में सर्वश्रेष्ठ बना दिया। उसके बाद उसने अपनी कूटनीति के द्वारा ऑस्ट्रिया को निर्बल बनाने का प्रयास किया। उस समय की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बिस्मार्क के अनुकूल थी। क्रीमिया युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया और रूस के संबंध बिगड़ चुके थे। 1859 में इटली के युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया और फ्रांस के भी संबंध बिगड़ चुके थे।
इंग्लैंड इस समय यूरोपीय मामलों में अधिक रुचि नहीं ले रहा था, अतः ऑस्ट्रिया को किसी भी महान शक्ति से सहायता नहीं मिल सकती थी। ये बात बिस्मार्क अच्छी तरह जानता था। ये नीति बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति, जिसके आधार पर वो जर्मनी को स्वतंत्र कराना चाहता था। बिस्मार्क द्वारा विदेशों से मित्रता, बिस्मार्क द्वारा विदेशों से मित्रता, बिस्मार्क ने प्रशा की सर्वश्रेष्ठ सैन्य शक्ति में परिवर्तन कर जर्मनी के एकीकरण की तैयारी आरंभ कर दी। वो ये चाहता था कि ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि यदि प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो तो कोई भी राष्ट्र ऑस्ट्रिया की सहायता नहीं करे। इसके लिए उसने रूस, फ्रांस और इटली को अपना मित्र बना लिया। बिस्मार्क रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय का व्यक्तिगत मित्र था और जनवरी 1863 में पोलैंड विद्रोह के समय यह मित्रता और भी अधिक मजबूत हो गई। 1863 में पोलैंड ने रूस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तब इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया ने पोलैंड के प्रति सहानुभूति प्रकट की। प्रशा की जनता की भी सहानुभूति पोलैंड के साथ थी, किंतु बिस्मार्क ने प्रशा के हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य यूरोपीय राज्यों के साथ नहीं दिया और रूस की पोलैंड संबंधी नीति का समर्थन किया। उसने अपने एक विशेष राजदूत को रूस भेजा, जिसने रूस के साथ संधि कर ली। इस संधि के अनुसार दोनों ने अपनी अपनी सेनाओं पर सैनिक तैनात कर दिए ताकि अपने राज्य में कोई पौल विद्रोह की सहायता के लिए नहीं आ जा सके। और प्रशा ने यह आश्वासन दिया कि किसी पौल विद्रोही की अपने राज्य में शरण नहीं देगा। यद्यपि प्रशा की संसद ने इस नीति की भी आलोचना की, लेकिन बिस्मार्क ने यह स्पष्ट कह दिया कि युद्ध और संधि करने का परम अधिकार सम्राट का है तथा संसद इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके लिए प्रशा के सहयोग से रूस को बड़ा बल मिला। यदि बिस्मार्क अन्य यूरोपीय राज्यों का साथ देता तो रूस को अनिवार्य रूप से झुकना पड़ता, और इस घटना से रूस प्रशा का मित्र बन गया और रूस और प्रशा की मैत्री बिस्मार्क की नीति का एक आधार स्तंभ थी। इसी बीच बिस्मार्क ने फ्रांस से भी अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय इसमें भी आंतरिक रूप से ऑस्ट्रिया का विरोधी था। बिस्मार्क ने इसका लाभ उठाते हुए नेपोलियन से कहा कि यदि फ्रांस ऑस्ट्रिया और प्रशा के युद्ध में तटस्थ रहता है तो उसने राइन तट की ओर या बेल्जियम की ओर कुछ प्रदेश दिए जाएंगे। और यद्यपि बिस्मार्क ने इन प्रदेशों के लिए कोई निश्चित या स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया था, फिर भी बिस्मार्क की बातों से नेपोलियन को यह आभास हुआ था। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के युद्ध में तटस्थ रहने का आश्वासन दिया। फ्रांस से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उसने फ्रांस के साथ एक व्यापारिक संधि कर ली। बिस्मार्क ने इटली से भी मित्रता की। इटली भी ऑस्ट्रिया को निकालना चाहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का प्रभाव बने रहने पर इटली के एकीकरण का संभव नहीं था। इसलिए बिस्मार्क के प्रयत्नों से 8 अप्रैल 1866 को इटली और प्रशा के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया और प्रशा के युद्ध में इटली प्रशा को सैनिक सहायता देगा और इसके बदले में इटली को वेनेशिया दिलवा दिया जाएगा। इस प्रकार बिस्मार्क ने इटली को भी अपना मित्र बना लिया। बिस्मार्क ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को अपने पक्ष में करने के बाद अब जर्मनी के एकीकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ाया उसने, और जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति का परिणाम था। इस नीति का अनुसरण उसने 3 युद्धों में किया। प्रथम 1864 में बिस्मार्क डेनमार्क के साथ, और दूसरा 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ, और तीसरा 1870 में फ्रांस के साथ। इन तीनों युद्धों के द्वारा उसने जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। उसके बाद ऑस्ट्रिया से युद्ध, ये स्लेस्विग होल्स्टीन समस्या, और डेनमार्क से युद्ध, ये स्लेस्विग और होल्स्टीन दोनों ही डचियों का प्रश्न यूरोपीय राज्यों के लिए एक समस्या बना हुआ था ये, और दोनों
डचियाँ डेनमार्क और जर्मनी के बीच में स्थित थी। श्लेस्विग में आधे लोग जर्मनी जाति के थे और आधे लोग जो है डेन जाति के थे। होल्स्टीन की लगभग संपूर्ण जनता वो जर्मन जाति की थी। इन डचियों पर डेनमार्क के शासन का अधिकार था, किंतु दोनों डेनमार्क से पृथक थी और उनका शासन प्रबंध भी डेनमार्क से अलग था। डेनमार्क की जनता और शासक इन डचियों को डेनमार्क के राज्य में मिलाना चाहते थे, किंतु डचियों की जर्मन जनता चाहती थी कि डचियों को जर्मन संघ में सम्मिलित कर लिया जाए। तो 1852 में लंदन में इन डचियों के विषय में एक समझौता किया गया, जिसके अनुसार डचियों पर डेनमार्क के शासक का अधिकार मान लिया गया, किंतु उन डचियों को डेनमार्क के राज्य में न मिलाने का आदेश दिया गया। और 1863 में पोलैंड के विद्रोह का लाभ उठा करके फ्रेडरिक सप्तम ने मार्च 1863 में दोबारा एक नया संविधान लागू कर दिया। इसमें श्लेस्विग को डेनमार्क राज्य का एक अंग मान लिया गया और होल्स्टीन को भी कुछ सीमा तक डेनमार्क से संबंध कर दिया गया। इस प्रकार डेनमार्क के शासक ने लंदन समझौते का उल्लंघन किया और श्लेस्विग और होल्स्टीन के परंपरागत संबंधों को भी अलग कर दिया। नवंबर 1863 में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम की मृत्यु हो गई और क्रिश्चियन नवम उस समय शासक बना। उसने भी डेनमार्क की जनता को संतुष्ट करने के लिए 1863 का जो कानून था, जो विधान था, उसकी पुष्टि कर दी और डेनमार्क के शासन ने इसकी विधिवत घोषणा भी कर दी। इस घोषणा से जर्मनी के सभी भागों में डेनमार्क के विरुद्ध आक्रोश पैदा हो गया। जर्मन डाइट ने डेनमार्क से मांग की कि 1867 के विधान को वापस ले ले, किंतु डेनमार्क ने इसे स्वीकार नहीं किया और इस पर जर्मन डाइट ने श्लेस्विग में सेना भेजने का निर्णय लिया। किंतु बिस्मार्क वहाँ सेना भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह तो एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। इन दोनों डचियों को भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, तो बिस्मार्क उस पर अधिकार करना चाहता था, किंतु वह जानता था कि यदि प्रशा अकेला इस डचियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा तो उसे अन्य यूरोपीय राज्यों का विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया के सहयोग से श्लेस्विग और होल्स्टीन के मामले में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। तो 16 जनवरी 1864 को ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच एक समझौता हुआ और इस संधि के पश्चात ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों ने मिलकर डेनमार्क के शासक को अल्टीमेटम दिया कि वह 48 घंटे के अंदर नवंबर 1863 के संविधान को समाप्त कर दें और डेनमार्क को इंग्लैंड से सहायता मिलने की आशा थी। अतः उसने अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं की और बिस्मार्क की चाल थी कि जिससे युद्ध अनिवार्य हो गया। अब ऑस्ट्रिया और प्रशा की सम्मिलित सेनाओं ने फरवरी 1864 में डेनमार्क का हमला कर दिया और 15 दिन के अंदर डेनमार्क को श्लेस्विग खाली करना पड़ा। उसके बाद दोनों राज्यों की सेनाएं डेनमार्क के राज्य में प्रवेश कर गई। डेनमार्क को किसी और की सहायता नहीं मिल सकी, तो उसने विवश होकर के 1 अगस्त 1864 को समझौता कर लिया और युद्ध बंद हो गया। 27 अक्टूबर 1864 को ऑस्ट्रिया, प्रशा और डेनमार्क के बीच वियना की संधि हुई, जिसके अनुसार डेनमार्क ने श्लेस्विग, होल्स्टीन और लायनबुर्ग पर से अपना अधिकार त्याग दिया और उन्हें ऑस्ट्रिया और प्रशा को हस्तांतरित कर दिया या दे दिया गया। इन डचियों को प्राप्त करने के बाद उसने भविष्य के बारे में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। ऑस्ट्रिया चाहता था कि दोनों डचियों पर ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग का अधिकार रहे, किंतु बिस्मार्क दोनों पर प्रशा का अधिकार चाहता था। तो अंत में जो है ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ और प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम ने 14 अगस्त 1865 को गेस्टाइन नामक स्थान पर एक समझौता किया। अब वो समझौता क्या था कि श्लेस्विग पर प्रशा का अधिकार मान लिया गया, होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया गया, कील के बंदरगाह पर ऑस्ट्रिया और प्रशा को संयुक्त अधिकार रहा, किंतु प्रशा को वहाँ किलेबंदी करने और समुद्र तक नहर खोदने का अधिकार दिया गया। और लायनबुर्ग को प्रशा ने खरीद लिया, उसकी कीमत ऑस्ट्रिया को अदा कर दी। इस प्रकार से जो है ये श्लेस्विग होल्स्टीन समस्या और डेनमार्क में युद्ध, उसके बाद ऑस्ट्रिया से युद्ध प्रारंभ हुआ। गेस्टाइन के समझौते के बाद ऑस्ट्रिया ने प्रशा के संबंध बिगड़ते गए और ऑस्ट्रिया तो ये बिस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध करने का अवसर ढूंढ ही रहा था, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया से युद्ध अनिवार्य था। तो बिस्मार्क ने श्लेस्विग और
होल्स्टीन की समस्या को इस तरह उलझा दिया कि युद्ध अनिवार्य हो गया। बिस्मार्क ये चाहता था कि प्रशा और ऑस्ट्रिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को किसी यूरोपीय शक्ति की सहायता नहीं मिले। उसने पोलैंड में रूस के समर्थन करके रूस को अपना मित्र बना लिया। वैसे स्वयं बिस्मार्क रूस के जार का व्यक्तिगत मित्र था, अतः रूस की ओर से वह निश्चित था। तो इंग्लैंड की ओर से हस्तक्षेप की संभावना नहीं थी, क्योंकि वह अपनी आंतरिक समस्याओं पर उलझा हुआ था और बिस्मार्क फ्रांस से भी तटस्थता का आश्वासन प्राप्त कर चुका था। यह वियारिज नामक स्थान पर बिस्मार्क और नेपोलियन तृतीय की भेंट हुई थी, जिसमें नेपोलियन ने स्वीकार कर लिया था कि यदि ऑस्ट्रिया और प्रशा का युद्ध होगा तो फ्रांस जो है वो तटस्थ रहेगा। इसके बदले में बिस्मार्क ने फ्रांस को बेल्जियम अथवा राइन के क्षेत्र के कुछ प्रदेश दिलाने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन निश्चित आश्वासन नहीं दिया था। फ्रांस से तटस्थता का आश्वासन प्राप्त कर बिस्मार्क ने इटली से मित्रता करने का प्रयत्न किया और 8 अप्रैल 1866 को इटली व प्रशा के बीच संधि हो गई, जिसके अनुसार यदि 3 माह के अंदर प्रशा व ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है तो इटली प्रशा का साथ देगा। इसके बदले में बिस्मार्क इटली को वेनेशिया दिलवा देगा। तो इस प्रकार सारी तैयारियां करने के बाद बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से युद्ध करने का बहाना ढूंढने लगा और इधर ऑस्ट्रिया कील में ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। अतः प्रशा ने ऑस्ट्रिया को एक कड़ा विरोध पत्र भेजा और आंदोलन को तुरंत समाप्त कर दिया। इस पर ऑस्ट्रिया ने लिखा कि 1864 की प्रशा और ऑस्ट्रिया की संधि को समाप्त समझा जाए और दोनों के बीच वही स्थिति पैदा हो गई जो डेनमार्क युद्ध से पहले की थी। दोनों ओर युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हो गई। दोनों के बीच युद्ध निकट आता जा रहा था। नेपोलियन ने स्लेस्विग और होल्स्टीन की समस्या सुलझाने के लिए यूरोपीय राज्यों का एक सम्मेलन आमंत्रित करने का प्रस्ताव किया। रूस और ब्रिटेन इसके लिए तैयार हो गए। बिस्मार्क ने भी अपनी स्वीकृति दे दी, लेकिन ऑस्ट्रिया ने सम्मेलन में सम्मिलित होने से ऐसी शर्त रखी कि उसको स्वीकार करने पर सम्मेलन आमंत्रित करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। विवश होकर के नेपोलियन ने सम्मेलन आमंत्रित करने का प्रस्ताव वापस ले लिया और इस प्रकार युद्ध रोकने की सभी प्रयत्न जो है वो विफल हो गए। और बिस्मार्क जो है वो तो यही चाहता था कि जो है प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच जो है युद्ध हो। तो बिस्मार्क खुशी से चिल्ला उठा, अब तो युद्ध होगा और राजा चिरंजीवी हो। 1 जून 1866 को ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के संघीय डाइट को आमंत्रित किया और स्लेस्विग और होल्स्टीन पर निर्णय करने को कहा। ऑस्ट्रिया के संकेत पर संघीय डाइट ने निर्णय दिया कि स्लेस्विग और होल्स्टीन और लाइलबुर्ग ड्यूक ऑगस्टनबर्ग को दे दिए जाएं। बिस्मार्क ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऑस्ट्रिया द्वारा गेस्टाइन का समझौता भंग किए जाने से प्रशा भी इससे मुक्त है। उसके बाद 6 जून को प्रशा ने होल्स्टीन पर आक्रमण कर दिया और ऑस्ट्रिया की सेना बिना संघर्ष के पीछे हट गई और 11 जून को ऑस्ट्रिया ने संघीय डाइट में प्रस्ताव रखा कि संघ प्रशा के विरुद्ध सेना भेजने का आदेश दे, क्योंकि प्रशा ने एक दूसरे सदस्य के विरुद्ध सेना भेजी। तो बिस्मार्क के विरोध के बावजूद 14 जून को ऑस्ट्रिया का प्रस्ताव पास हो गया और बिस्मार्क ने संघीय डाइट के इस निर्णय को अवैध ठहराते हुए जर्मन परिसंघ को समाप्त करने की मांग की और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया व प्रशा का युद्ध केवल 7 सप्ताह तक चला, इसलिए इस युद्ध को जो है 7 सप्ताह का युद्ध कहते हैं। और 3 जुलाई को युद्ध का प्रमुख निर्णायक संघर्ष ये सेडोवा नामक स्थान पर हुआ। इस दिन दोपहर के 2 बजे तक जो है ऑस्ट्रिया की जीत निश्चित हो गई थी, किंतु इसी समय जो है प्रशा का राजकुमार अपनी सेना लेकर के आ गया और ऑस्ट्रिया की सेना पर टूट पड़ा और 3:30 बजे युद्ध का फैसला हो गया और प्रशा की शानदार विजय हुई। ऑस्ट्रिया को निर्णायक पराजय मिली। इस युद्ध में जर्मनी की बवेरिया, ब्यूटेनबर्ग, सैक्सनी, हनोवर और हस्केसल, बेडन आदि राज्यों ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, किंतु 3 दिन के भीतर ही प्रशा की फौजों ने इन सभी राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। तो युद्ध में पराजित ऑस्ट्रिया की हालत इतनी खराब हो गई कि प्रशा का सम्राट तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन बिस्मार्क ने कहा कि युद्ध का निर्णय हो गया है, अब हमें पुनः ऑस्ट्रिया की पुरानी मित्रता प्राप्त करनी है। बिस्मार्क जानता था कि ऑस्ट्रिया के साथ उदारतापूर्ण संधि करना ही प्रशा के हित में था। बिस्मार्क का लक्ष्य ऑस्ट्रिया को जर्मनी से निकालना था, न कि ऑस्ट्रिया को जीतना। बिस्मार्क ये भी जानता था कि यदि वियना पर अधिकार कर लिया तो इससे ऑस्ट्रिया का घोर अपमान होगा
जिसे वह कभी नहीं भूल सकेगा। इसके अलावा यूरोपीय राज्यों के भी हस्तक्षेप की संभावना थी, जिससे जर्मनी के एकीकरण का मार्ग में जो है बाधा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से जो है ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र हो गया प्रशा। उसके बाद ये प्राग की संधि 26 जुलाई को नेपोलियन द्वारा स्वीकृत शर्तों के आधार पर प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच यह निकोसबर्ग की स्थायी अस्थायी संधि हो गई और इससे जो है फ्रांस को कुछ नहीं मिला। नेपोलियन ने बिस्मार्क से राइन और बेल्जियम के क्षेत्र कुछ प्रदेशों की मांग की, किंतु बिस्मार्क ने कुछ भी देने से इनकार कर दिया। वस्तुतः बिस्मार्क ने कूटनीतिक चातुर्य के समक्ष नेपोलियन पूरी रूप से पराजित हुआ और निकोसबर्ग की अस्थायी संधि के बाद 23 अगस्त 1866 को प्राग की स्थायी संधि हुई और इस संधि में निम्नलिखित शर्तें रखी गई कि वियना कांग्रेस द्वारा निर्मित जर्मन परिसंघ समाप्त कर दिया गया तथा ऑस्ट्रिया ने जर्मनी से अलग रहना स्वीकार कर लिया और ऑस्ट्रिया को 30 लाख पौंड युद्ध का हर्जाना देना पड़ा। दूसरी बात, श्लेज्विग, हॉलस्टीन और हस्केसल, नासा हेस और डास्टिन का उत्तरी भाग फ्रैंकफर्ट नगर प्रशा में सम्मिलित कर लिया गया। तीसरा कि ऑस्ट्रिया ने स्वीकार कर लिया कि मैन नदी के उत्तर में स्थित राज्यों का एक नया संघ उत्तरी जर्मनी परिसंघ प्रशा के नेतृत्व में बनाया जा सकता है। इस नए संघ में ऑस्ट्रिया का कोई स्थान नहीं था। चौथी बात, मैन नदी के दक्षिण में स्थित राज्य बुटेनबर्ग, बवेरिया, बादेन की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की गई और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार अलग संघ बनाने का अधिकार दे दिया गया। और पांचवी बात है, वेनेशिया इटली को दे दिया गया। तो इस प्रकार से जो है ये प्राग की संधि हुई 26 जुलाई को। उसके बाद उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण। बिस्मार्क सभी जर्मन राज्यों को मिलाकर जर्मन संघ का निर्माण करना चाहता था, किंतु इस समय बिस्मार्क के लिए ऐसा करना संभव नहीं था, क्योंकि दक्षिण जर्मन के राज्यों की इच्छा के विरुद्ध उन्हें संघ में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। तो बिस्मार्क ने शेष 21 राज्यों को मिलाकर प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण किया और 1867 में इस जर्मन राज्य संघ का संविधान बनाया गया और संघ के लिए 2 संसद की व्यवस्था की गई। प्रथम लोकसभा या राइटस्टेग, जिसके सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित होते थे, और दूसरा है संघीय परिषद, ये बुंदेस्टाग, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। संघीय परिषद में 43 सदस्य थे, जिसमें 17 सदस्य प्रशा के थे। प्रशा का शासक वंशानुगत क्रम से संघ का अध्यक्ष नियुक्त हुआ और यह निश्चित किया गया कि संघ का प्रथम चांसलर प्रशा का प्रधानमंत्री बिस्मार्क ही हो। चांसलर संघीय परिषद का अध्यक्ष होता था, किंतु संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। चांसलर अपनी सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था और संघ के अंतर्गत सभी राज्यों को अपने आंतरिक शासन का अधिकार पूर्वतः बना रहा। उसके बाद प्रशा और फ्रांस का युद्ध हुआ। प्राग की संधि के बाद फ्रांस और प्रशा के संबंध बिगड़ते गए। ऑस्ट्रिया और प्रशा के युद्ध में नेपोलियन तृतीय इसलिए तटस्थ रहा था कि प्रथम तो उसे बेल्जियम और राइन के क्षेत्र में कुछ प्रदेश प्राप्त होने की आशा थी। दूसरा, उसको विश्वास था कि ऑस्ट्रिया और प्रशा का संघर्ष इतना लंबा होगा कि दोनों पक्ष उसे पंच बनाने को तैयार हो जाएंगे। किंतु बिस्मार्क इस तथ्य से भली भांति परिचित था, भली भांति जानता था कि जब तक फ्रांस की शक्ति बनी रहेगी तब तक दक्षिण जर्मन राज्यों की जर्मन संघ में सम्मिलित करना संभव नहीं होगा। तो बिस्मार्क ने अपने संस्मरण में ये भी लिखा कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण करने के लिए फ्रांस और प्रशा का युद्ध अनिवार्य रूप से होगा। तो इसने सेडोवा के युद्ध के बाद फ्रांस और प्रशा के संबंधों में निरंतर तनाव आता गया और उसके संबंध बिगड़ते गए। अब संबंध क्यों बिगड़े फ्रांस और प्रशा के, जिसके ये कारण थे कि फ्रांस या प्रशा की विजय से फ्रांस के राजनीतिज्ञों को ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे न केवल फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा, बल्कि फ्रांस की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया। दूसरी बात, यह बियारित्ज में नेपोलियन और बिस्मार्क की भेंट के बाद नेपोलियन को आशा थी
कि फ्रांस की सीमा का विस्तार राइन नदी तक हो जाएगा। तीसरी बात, अमेरिका में चल रहे गृह युद्ध का लाभ उठाकर फ्रांस ने मैक्सिको में हस्तक्षेप किया और मैक्सिको में राजतंत्र को समाप्त कर वहाँ अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा। चौथी बात, नेपोलियन तृतीय ने 1867 में हॉलैंड के शासक से लग्जमबर्ग खरीदना चाहा, तो हॉलैंड का शासक इसके लिए तैयार भी हो गया, लेकिन बिस्मार्क के हस्तक्षेप के कारण नेपोलियन को लग्जमबर्ग भी प्राप्त नहीं हुआ। पांचवी बात, क्रीमिया के युद्ध के कारण रूस और फ्रांस की शत्रुता थी। पोलैंड के विद्रोह में प्रशा ने रूस की नीति का समर्थन कर रूस की मित्रता प्राप्त कर ली। छठी बात, इधर जर्मनी के लोग भी फ्रांस से नाराज़ थे। जर्मन लोगों का ये कहना था कि वास्तव में फ्रांस ही जर्मनी के एकीकरण में बाधक है। तो इधर फ्रांस को भी जो है जर्मनी के विरुद्ध शिकायतें थी। दोनों राज्य के समाचार पत्रों ने एक दूसरे के प्रति जहर उगलना शुरू कर दिया था, जिससे दोनों राज्यों में उत्तेजना बढ़ने लगी थी। तो इस कारण से जो है ये फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ। उसके बाद जर्मन साम्राज्य की स्थापना। जर्मन साम्राज्य की स्थापना। बिस्मार्क तो संधि होने के पूर्वी एकीकरण के महायुद्ध को पूर्ण करना चाहता था, लेकिन दक्षिण जर्मनी के चारों राज्य पहले ही जर्मन संघ में सम्मिलित हो चुके थे। बिस्मार्क ने 18 जनवरी 1871 को वर्साई की प्रसिद्ध शीश महल में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें जर्मन राज्यों के सभी शासक और सेना नायक उपस्थित हुए। और इस भव्य दरबार में एक सुसज्जित ऊंचे मंच पर प्रशा के सम्राट विलियम को बिठाया गया। दरबार में सम्राट विलियम को एकीकृत जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया गया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया। इस प्रकार जर्मन का राष्ट्रीय एकीकरण पूर्ण हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि। 28 जनवरी 1871 को पेरिस के पतन के साथ ही फ्रांस प्रशा के युद्ध समाप्त हो गया और 26 जनवरी को फ्रांस और प्रशा के बीच शांति संधि की प्रारंभिक शर्तों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें इस संधि के अनुसार क्या था कि फ्रांस को मेज और स्ट्रॉसबर्ग सहित एल्सस और लॉरेन का भाग जर्मनी को देना पड़ा। दूसरी बात, फ्रांस को युद्ध हार जाने के रूप में 70 करोड़ पौंड जर्मनी को देना स्वीकार करना पड़ा और पूरी रकम का भुगतान होने तक जर्मनी की सेना का फ्रांस में रहना भी निश्चित किया गया। और अप्रैल 1871 में जर्मनी के नए विधान की घोषणा कर दी गई। इसके अनुसार दक्षिणी जर्मनी के समस्त राज्य जर्मन संघ में सम्मिलित कर लिए गए। इस प्रकार प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण पूरा हुआ और बिस्मार्क को इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 3 युद्ध लड़ने पड़े। जर्मनी के इस एकीकरण के लिए क्रांतिकारियों के अतिरिक्त लेखक, विचारक, इतिहासकार, दार्शनिक इन्होंने जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम किया और इस एकीकरण से बिस्मार्क ने न केवल जर्मनी का बल्कि यूरोप का सर्वाधिक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ बन गया। और यूरोप इतिहास में ये 1871 से 1890 तक के काल को ये बिस्मार्क युग कहा जाता है। 1871 से 1890 तक का युग बिस्मार्क युग कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जर्मनी का एकीकरण। उसके बाद इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या तुलना रही। इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या तुलना है, तो इटली और जर्मनी का एकीकरण कई अर्थों में समान था। दोनों देशों की राजनीतिक दृष्टि से बिखरे हुए थे और प्रत्येक देश में जो है छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। पारस्परिक संघर्ष के कारण निर्बल हो चुके थे, किंतु फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन की विजय के कारण दोनों में जो है राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। दोनों देशों में वियना कांग्रेस के निर्णय से दोनों देशों की स्थिति समान हो गई, क्योंकि दोनों को अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर प्राचीन राजतंत्र स्थापित कर दिया गया था और दोनों राज्यों पर ऑस्ट्रिया की प्रधानता स्थापित हो गई थी। दोनों देशों की राष्ट्रीय भावनाओं को मेटरनिक ने कुचलने का प्रयास किया। दोनों ही देशों में समान रूप से ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी नीति का सामना करना पड़ा। तो इस प्रतिक्रियावादी नीति के कारण न केवल राष्ट्रीय भावना का दमन हुआ, बल्कि उसका विकास भी कई वर्षों तक रुका रहा। किंतु दोनों देशों के लेखक, कवि, विचारक, दार्शनिक, इतिहासकार इन्होंने जो है राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने में अपना
महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप 1848 तक आते आते दोनों ही देशों में राष्ट्रीयता की भावना बहुत मजबूत हो चुकी थी। तो इस प्रकार से जो है दोनों में तुलनात्मक समानता देखने को मिलती है। इस प्रकार से ये जर्मनी का एकीकरण वाला चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।